हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ पूजा। खेल चाहे कोई भी हो, देंगे पूरी अपडेट हमारे शो स्पोर्ट्स फाइल में। भारत की हरजिंदर कौर ने मंगलवार को राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारोत्तोलन के महिलाओं के 69 किलोग्राम वजन वर्ग में रजत पदक जीता। इस दौरान उन्होंने स्नैच और क्लीन और जर्क दोनों में खेलों के रिकॉर्ड भी तोड़े। भारत की 29 वर्षीय हरजिंदर ने 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 71 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इस बार उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक करते हुए भारोत्तोलन में भारत के लिए मौजूदा खेलों का 7वां पदक हासिल किया। हरजिंदर ने स्नैच में 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बेहतर किया। उन्होंने पहले 99 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया और फिर अंतिम प्रयास में 101 किलोग्राम वजन उठाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में भी उन्होंने रिकॉर्ड प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने पहले 123 किलोग्राम और फिर 126 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया, जिससे उनका कुल वजन 227 किलोग्राम रहा। हालांकि उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद कनाडा की चार्लोट सिमोनो ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सिमोनो ने तीनों वर्ग स्नैच, क्लीन एंड जर्क में अच्छा वजन उठाया और नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने स्नैच में 108 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 132 किलोग्राम वजन उठाकर 240 किलोग्राम का नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो हरजिंदर से 13 किलोग्राम आगे रही। हरजिंदर के रजत पदक के साथ भारोत्तोलन में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारत के लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक रजत पदक अपने नाम किया। वो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। गुलवीर ने अंतिम लैप में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए 27 मिनट 49.78 सेकेंड का समय निकाला और दूसरे स्थान पर रहते हुए भारत की झोली में रजत पदक डाला। पूरे मुकाबले के दौरान गुलवीर आगे रहने वाले धावकों के समूह के साथ बने रहे और अंतिम लैप में कमाल की तेज दिखाकर कई मजबूत प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन ने 27 मिनट 48.93 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारकी ने 27 मिनट 50.28 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण कर रही भारत की निरुपमा देवी का महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में मंगलवार को अभियान निराशाजनक रूप से खत्म हुआ, जब वे 6 में से केवल एक सफल कोशिश कर सकी और कुल वजन दर्ज करने में नाकाम रही। 25 साल की निरुपमा पूरे मुकाबले के दौरान लय में नहीं दिखी। उन्होंने 6 प्रयासों में केवल स्नैच में 93 किलोग्राम का एक सफल प्रयास किया। उन्होंने स्नैच में 93 किलोग्राम वजन अपने दूसरे प्रयास में उठाया, जबकि वे अपने पहले प्रयास में ऐसा करने में नाकाम रही थी। वे तीसरे प्रयास में 95 किलोग्राम वजन उठाने में भी असफल रही। स्नैच चरण के बाद वे 5वें नंबर पर थी। पदक की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें क्लीन एंड जर्क में अच्छे प्रदर्शन की जरूरत थी। उन्होंने शुरुआती प्रयासों के लिए 123 किलोग्राम वजन चुना। वे वजन को कंधों तक लाने में सफल रही, लेकिन उसे सिर के ऊपर स्थिर नहीं कर सकी। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 126 किलोग्राम है। भारतीय साथियों के जोरदार उत्साहवर्धन के बीच निरुपमा ने दूसरे प्रयास में फिर 123 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की। इस बार भी वे क्लीन करने में सफल रही, लेकिन जर्क के दौरान संतुलन खो बैठी और बारबेल उनके
पीछे गिर गई। प्रतियोगिता में बने रहने और कांस्य पदक की उम्मीद कायम रखने के दबाव में वे तीसरे और अंतिम प्रयास में भी 123 किलोग्राम वजन उठाने में नाकाम रही। इसके साथ ही वे कुल वजन दर्ज नहीं कर सकी और उनका अभियान खत्म हो गया। मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रिया घंगास ने मेजबान स्कॉटलैंड की जोरदार भीड़ के सामने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की, जबकि प्रीति पवार और जादूमणि सिंह ने भी अपने अपने मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन कर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर दिए। परवीन हुड्डा और कपिल पोखरिया को अंतिम 8 मुकाबले में हारकर बाहर होना पड़ा। बता दें, महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति ने उत्तरी आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने पहले राउंड में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए स्कॉटलैंड की स्थानीय दावेदार नियाम मिशेल को 4-1 के विभाजित फैसले से मात दी। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने जाम्बिया के मैंगो मावाले को सर्वसम्मत फैसले से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। श्रीलंका में होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत ने अपनी 15 सदस्यीय वाली टीम का ऐलान किया है। टीम में अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, जबकि ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। देखिए। श्रीलंका में होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत ने अपनी 15 सदस्यों वाली टीम का ऐलान किया है। टीम में अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, जबकि ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर और बाएं हाथ के बल्लेबाज सारांश जैन को लंबे फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम मिला है। उन्हें श्रीलंका के इंडिया ए दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किया गया है। सारांश जैन ने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उन्होंने श्रीलंका ए की पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 2 विकेट चटकाए। बल्लेबाजी में भी उन्होंने नाबाद 70 रन बनाए, जिससे इंडिया ए ने 10 विकेट से जीत हासिल की और 2 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन को भी शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा। हालांकि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को पहले टेस्ट के लिए नहीं चुना गया है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड के टेस्ट दौरे के वक्त उन्हें चोट लग गई थी। भारत श्रीलंका में होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा है। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गाले में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का कहना है कि उन्हें अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर हो रही चर्चाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी भूमिका निभाने और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर रहता है। देखिए क्या कुछ कहा। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का कहना है कि उन्हें अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर हो रही चर्चाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी भूमिका निभाने और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर रहता है। अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक और निडर बल्लेबाजी के लिए कुछ समय से जाने जाते रहे हैं, लेकिन सूर्यवंशी के डेब्यू के बाद से क्रिकेट जगत का पूरा ध्यान उन पर है। हालांकि ईशान किशन ने कहा कि बाहर क्या हो रहा है मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। I mean, I don't give so much focus on what's happening outside. It's just that I know the way I have to play, and what's important is to just be in the moment, not think about what's going on in outside world, who is getting more more
thinking about कि ये लड़का ज़्यादा मारता है, you know, everyone can have that image in the team, but at the same time, as a number 3 batter, like I said, in the middle, if 2 wickets are down, you need to understand what's important. You want to just keep going, you want to take your chances, or, you know, you want to build a partnership. You need to understand the wicket, what's happening in the wicket. Is it easy to hit? There are a lot of questions you talk to yourself when you are going in the middle, and, you know, just you play accordingly. So leaving all the thoughts which is outside, which comes from outside, it's better that way for any cricketer to be in, especially when you are in 22 yards. You just need to be aware of what's happening around you and what you want from this game. भारत ने शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के विकेट पहले 3 ओवरों में ही गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद किशन ने 44 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को 5 विकेट पर 219 रन तक पहुंचाया। भारत ने दूसरे टी20 मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर रविवार को होने वाले आखिरी मैच से पहले ही 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। भारत के अंतरिम मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से काफी प्रभावित है। उनका कहना है कि पिछले 6 महीनों में इस युवा खिलाड़ी की खेल की समझ बहुत बेहतर हुई है और वो दबाव वाली स्थितियों को संभालने में तेजी से माहिर हो रहा है। क्या कुछ कहा, देखते हैं। भारत के अंतरिम मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से काफी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि पिछले 6 महीनों में इस युवा खिलाड़ी की खेल की समझ बहुत बेहतर हुई है और वो दबाव वाली स्थितियों को संभालने में तेजी से माहिर हो रहा है। रविवार को यहां खेले गए अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने 35 रनों से जीत हासिल कर 3-0 से सीरीज अपने नाम की। इस दौरान 15 साल के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों पुरस्कार जीतकर जिम्बाब्वे के अपने यादगार दौरे का समापन किया। The maturity level, the understanding and the awareness over the last 6 months has actually skyrocketed, and that's why he's been able to handle tough situations. He's been able to perform under pressure against the best players, you know. And one of the areas which we want him to get better is and work on is his overall fitness. We have to also remember that he's just 15 years old. You know, he's a very young boy. You know, and he himself wants to get better in every aspect of the game. And if you see it, even today's game, he was taking the odd spot. Even though he got injured, he still wanted to be on the field. But it was our physio who actually asked him to come out. So that's the eagerness and the earnestness he has to do and contribute in every possible way to the team. सूर्यवंशी ने 3 पारियों में 50.33 की औसत से 151 रन बनाए। सीरीज के अंतिम मैच में उनकी शानदार 81 रनों की पारी ने भारत की जीत की नींव रखी। ये प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ उनकी निराशाजनक डेब्यू सीरीज के बाद आया, जिसमें वे 13, 14 और 15 रन ही बना पाए थे। इसके बाद उन्हें 5वें और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से बाहर कर दिया गया था, जबकि भारत को सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था। अब देख रहे हो वर्ल्ड अपडेट, जो हम करवाएंगे आपको विदेशी हलचल से अपडेट। तो बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ा है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की तैयारी की जा रही थी। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्हें अमेरिकी सेना ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया। इस बीच सऊदी अरब ने ड्रोन हमले नाकाम करने, जबकि ईरान के IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 तेल टैंकर रोकने का दावा किया है। देखिए। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। वहीं इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का दावा है कि इन हमलों में उसके 8 लड़ाके मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। हमलों के कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थी, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। उधर सऊदी अरब ने अपने पूर्वी प्रांत के तेल ठिकानों की ओर बढ़ रहे कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 3 तेल टैंकर रोकने का दावा किया। इसके अलावा यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक सऊदी तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की बात कही। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात, ईरान पर बनी सहमति। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद नेतन्याहू ने इसे अपनी सबसे अच्छी बैठकों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। जेलेंस्की ने ट्रंप से एयर डिफेंस और युद्ध पर की चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, रक्षा सहयोग और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर चर्चा की। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ओमान का नया फॉर्मूला। ईरान अमेरिका तनाव के बीच ओमान ने प्रस्ताव दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का नियंत्रण सिर्फ ईरान के पास न होकर क्षेत्र के सभी देशों की साझेदारी में हो। इस प्रस्ताव को खाड़ी के कई देशों का समर्थन भी मिला है। अमेरिका ईरान बातचीत की खबरों से कच्चा तेल सस्ता। दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों पिछले कई दिनों के निचले स्तर पर कारोबार करते दिखे। मिडिल ईस्ट में बढ़े ड्रोन हमले, कई देशों में अलर्ट। पिछले 2 दिनों में इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब में ड्रोन हमलों की कई घटनाएं सामने आई है। कुछ हमलों की जिम्मेदारी हुतियों ने ली, जबकि कई मामलों में हमलावरों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा और तनाव को गंभीर रूप से चिंताजनक करार दिया और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा करते हुए क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार जल्द बहाल करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनैनी हरीश ने पश्चिम एशिया को भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया और कहा कि क्षेत्र में थोड़े संयम रखने की जरूरत है। समय हमले रोकने की जरूरत है। ये चिंताजनक है, ये बेहद गंभीर स्थिति है और भारत तत्काल तनाव कम करने का आग्रह करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंगलवार को पश्चिमी एशिया की स्थिति पर आयोजित चर्चा में उन्होंने इस महीने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजर रहे GFS गैलेक्सी, MT अल बैया और MT मोम्बासा सहित कई जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। And MT Mombasa among them, during their transit through the Strait of Hormuz this month. Several Indian citizens were injured, including some seriously. One Indian tragically lost his life and one is missing in these attacks. India has consistently condemned acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India strongly advocates a return to dialogue and diplomacy in the interests of peace, security and stability in the region. The targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end, and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region, in keeping with international law, must be restored at the earliest. On Lebanon, the Blue Helmets serve in challenging circumstances. UNIFIL peacekeepers pursue UN Security Council mandates and therefore must never become targets. They serve the cause of international peace and security. India has strongly condemned all attacks on UNIFIL peacekeepers. Their safety and security are a priority. The sanctity and inviolability of UN premises must be fully respected. Further, it's important to be ready for a post-UNIFIL scenario, and in this context, the Lebanese armed forces must receive requisite support and assistance. On Syria, we stress the importance of a Syrian-led and Syrian-owned political process in line with UNSC Resolution 2254. The principles of sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic must remain central to all efforts. We also reiterate our support to ongoing efforts in finding long-term solutions. On Yemen, India reaffirms its unwavering commitment to the unity, sovereignty and territorial integrity of the Republic of Yemen and rejection of any interference in its internal affairs. We further condemn attacks by Houthis on maritime navigation. The protection of the Bab el-Mandab Strait and the southern Red Sea is a shared international responsibility and is a global interest.
Madam President, the people of the Middle East need normalcy and lasting peace. As a member state guided by our civilizational doctrine of Vasudhaiva Kutumbakam, or the whole world is one family, India is committed to global well-being and a more secure, stable and prosperous world. India will continue to be driven by this approach. Madam President, India thanks the Democratic Republic of Congo for... अमेरिका के मिडवेस्ट में आए भीषण तूफान और बवंडर ने विस्कॉन्सिन में भारी तबाही मचाई, जिससे 3.9 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई। अमेरिका के मिडवेस्ट में आए भीषण तूफान के बाद सोमवार को 3,90,000 से अधिक घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली गुल हो गई। इस दौरान विस्कॉन्सिन राज्य के मेनाशा और एपल्टन में एक बेहद खतरनाक बवंडर ने भारी तबाही मचाई। देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक बवंडर ने घरों को नुकसान पहुंचाया और पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर सुरक्षित रहने की अपील की। उत्तर पूर्वी विस्कॉन्सिन में आए इस बवंडर ने घरों की छतें उड़ा दी, संपत्तियों को नष्ट किया और हजारों लोगों को बिना बिजली के रहने पर मजबूर किया। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने इस बवंडर को बेहद खतरनाक करार दिया और दोपहर के बाद विशेष रूप से खतरनाक स्थिति की चेतावनी दी। शुरुआती सर्वे में इस बवंडर को कम से कम EF2 श्रेणी का आंका गया और नुकसान का पूरी तरह से आकलन अभी किया जा रहा है। मेनाशा पुलिस विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि व्यापक इलाकों में भारी नुकसान से अवगत हैं और जनता से अपील करते हैं कि वो घरों के अंदर रहें। बंद रास्तों की तरफ गाड़ी ना ले जाएं जब तक जरूरी ना हो। उस इलाके में यात्रा करने से बचें। विनेबांगो काउंटी के अधिकारियों ने गिरे हुए पेड़ों और टूटे हुए बिजली के तारों सहित बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना दी। कई सड़कें अभी बंद हैं, जिससे तबाही का सटीक अंदाज लगाना मुश्किल है। बता दें, बवंडर दोपहर से ठीक पहले जमीन पर टकराया और कम से कम 20 मिनट तक तबाही मचाने के बाद लेक विनेबागो की ओर बढ़कर पानी के ऊपर शांत हो गया। मौसम बिगड़ने के दौरान विस्कॉन्सिन के व्हाइट वाटर में एक 29 वर्षीय यूटिलिटी कर्मचारी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। उस वक्त पेड़ों की छटाई वो कर रहा था। व्हाइट वाटर फायर एंड EMS के बयान के मुताबिक टीम के सुपरवाइजर ने तेज धमाके और चमक की सूचना दी। उन्हें लगा कि पेड़ पर बिजली गिरी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि ग्रेट लेक्स और ओहियो वैली के इलाकों में मौसम और बिगड़ सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार इन क्षेत्रों में विनाशकारी हवाएं चलने, बड़े ओले गिरने और कुछ स्थानों पर फिर से बवंडर आने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क।